Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next topic of chapter 6, that is work, power and energy. The topics are when is work zero, some points about work, positive zero and negative work with example. So when is work zero? As we know, in the work there are two quantities, force and displacement. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग वर्क. सो वर्क के लिए दो क्वांटिटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं, एक उसमें से है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स ज़ीरो हो गया तो वहाँ पर वर्क नहीं होगा. जब फोर्स ज़ीरो है यानी कि जो आपका W है, W इक्वल्स टू होता है F इंटू डी. अब अगर फोर्स ज़ीरो हो गया, ये फोर्स ही ज़ीरो है तो W भी ज़ीरो होगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तब भी W ज़ीरो होगा. तो चाहे फोर्स वहाँ पर ज़ीरो हो तब भी आपका वर्क जो होता है वो कोई भी वर्क नहीं होगा. और जब आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में तब भी वहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा. जैसे कि फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें एक पर्सन एक बुक को होल्ड करके खड़ा हुआ है. तो इस पर्सन के थ्रू इस बुक पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बुक में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है. हालांकि बुक का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, लेकिन इस पर्सन के थ्रू इस बुक पर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है. ये सिर्फ इसको पकड़ के खड़ा हुआ है. तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस पर्सन ने इस बुक पर कोई भी काम नहीं किया है. सेकेंड एग्जाम्पल में एक पर्सन अपने हाथ से वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस दीवार को अपनी जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उससे वो उसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाता है. यानी कि वो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सो वर्क किसी भी तरीके का कोई भी वर्क करने के लिए जो फोर्स है या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए. दोनों क्वांटिटीज़ मिलकर ही जो है किसी बॉडी में वर्क को बताती हैं. अगर दोनों क्वांटिटीज़ में से कोई एक क्वांटिटी भी ज़ीरो होती है तो वहाँ पर वर्क जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, साइंटिफिकली वर्क इज़ नॉट डन. मीन्स अगर किसी भी बॉडी पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स ही ज़ीरो हो, यानी कि कोई हमारे पास बॉडी है और उस पर हम ज़ीरो फोर्स लगाते हैं या हम फोर्स लगाते ही नहीं हैं, तो जब फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा. और जब फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट ज़ीरो है तो वहाँ पर वर्क जो होगा वो नहीं होगा. यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वर्क से रिलेटेड है. वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डॉट प्रोडक्ट से बनी है. वर्क जो होता है वो होता है W इक्वल्स टू F डॉट डी. F आपका फोर्स है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इन दोनों वेक्टर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक जो इनका प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है W, यानी कि वर्क. और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. तो स्केलर यानी कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर जब हमें उनका प्रोडक्ट स्केलर मिलता है तो हम उसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. और जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें जो थर्ड क्वांटिटी है यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. नेगेटिव वर्क डज नॉट मीन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. नेगेटिव वर्क का मतलब ये नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि नेगेटिव वर्क जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है. क्योंकि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो अगर फोर्स आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट होगा. हालांकि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी मूव करेगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा और फ्रिक्शन उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 180. तो अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू जो यहाँ पर वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव वर्क डन.
और अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क डन। डायमेंशन ऑफ वर्क इज ml/t-2। डायमेंशन वर्क का जो होता है वो ml/t-2 होता है और ये आपके एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। SI यूनिट इसका जूल होता है। सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो 1 जूल को हम लिख सकते हैं 1 Nm यानी कि न्यूटन मीटर। 1 जूल अमाउंट उस वर्क को कहते हैं जब किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर का क्रिएट होना चाहिए। यानी कि किसी भी बॉडी पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं और वो उस फोर्स की क्वांटिटी 1 न्यूटन है और वो फोर्स उस बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर जो वर्क की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 1 जूल। द CGS सिस्टम ऑफ वर्क इज अर्ग। CGS सिस्टम यानी कि ये जो हमारा ये जो यूनिट है SI यूनिट, ये आपका MKS में है और ये आपका CGS में है। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है F इंटू S या फिर D, और F को हम लिख सकते हैं MA इंटू D। सो M को हम लिख सकते हैं किलोग्राम, A एसेलरेशन है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और D ये हो जाएगा आपका मीटर, तो ये आ जाएगा kg के लिए M। अब ये यहाँ पर M1 है और यहाँ M1 है तो ये आ जाएगा L2 और ये ऊपर जाके T-2। ठीक है। अब अगर आप SI सिस्टम में निकालना चाहते हैं तो SI सिस्टम में किलोग्राम को आप लिखेंगे ग्राम में, किलोग्राम आपका आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1000 ग्राम इंटू मीटर को आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये आ जाएगा 10⁻²। ठीक, अब यहाँ पर L2 था यानी कि मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, एंड लास्ट में था सेकंड, तो सेकंड MKS में और CGS में दोनों में सेम रहता है तो ये हो जाएगा, ये 3 है और ये 4 है तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पूरी क्वांटिटी को हम बोलते हैं अर्ग, ERG। ये आपका CGS सिस्टम में यूनिट है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि जो हम जब न्यूक्लियस फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी जो एनर्जी होगी या इनका जो वर्क डन होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एंड 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 और 4.186 जूल। 1 किलोवाट आवर इज द बिगर यूनिट ऑफ वर्क, सो दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और ये आप लोग सॉल्व कर चुके हैं 10th क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव वर्क, कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा और कब नेगेटिव होगा। तो वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है एंगल पर। ठीक है, तो और एंगल किसके बीच में होगा, एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो आपका 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, यानी कि एंगल जो आपका है वो कितना है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो उस केसेस में कॉस थीटा की जो वैल्यू है, यानी कि अगर हम 0 के लिए देखें तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट डायग्राम में F और S के बीच में थीटा कितना है, 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो थीटा इज लेस देन 90 के लिए, जब थीटा लेस देन 90 है, थीटा क्या है, लेस देन 90 है, तो उस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो उस सारी कंडीशंस के लिए जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। व्हेन थीटा इज 90, यानी कि जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो उन सारे केसेस के लिए वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई कुली है और वो कुली कुछ वेट कुछ मास या कुछ सामान रखकर अपने सिर पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटी,
या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स या mg और इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90, तो ये टोटल जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। द वर्क डन इज नेगेटिव इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन। और वर्क डन तब नेगेटिव होगा जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 180 होगा। और जैसे कि फ्रिक्शन में होता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 और कॉस 180 की वैल्यू होती है 90। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 या फिर नेगेटिव। तो इन सारी कंडीशंस के लिए जबकि आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन के लिए वर्क क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा, एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री के लिए 0 हो जाएगा और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, work done by gravitational force on a satellite is 0 because the force acts perpendicular to the direction of the motion of the satellite। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। अब सैटेलाइट जब अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। तो हर एक पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सर्कुलर पाथ पर किसी भी टेंजेंट के थ्रू हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट शो कर रहा है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू जो भी वर्क डन होगा वो होगा 0। अब क्योंकि हेवनली बॉडीज में जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वहाँ पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। दोनों के थ्रू जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में इसी तरीके से अगर अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो कि नियरली सर्कुलर पाथ है एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो इसका जो सेंटर है वो भी सन होगा और इसके फोर्स यानी कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ही सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पर लूँ तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और उसका फोर्स क्या है ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90। तो अगेन यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा 0 हो जाएगा। सो वर्क डन बाय द सन ऑन द अर्थ इज 0। सो ये हमारे थे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क डन। थैंक यू।